चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जेईई मेन 2023 सॉल्यूशन करते हैं। आसान सा सवाल है। देखो इसमें दिया है कि फोर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ सेल कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड। मतलब जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे तो उसका जो पोटेंशियल है उसका ग्राफ कैसा होगा, ये जानना चाहते हैं। ठीक है भाई, एक बात ध्यान रखो कि जब हमारे पास कोई स्फेरिकल शेल होता है, शेल मतलब अंदर से खोखला, उसके सेंटर से हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, सेंटर से दूर होते जाएंगे, तो उसका पोटेंशियल जो है वो किस तरह से वेरी करता है, हमें ये याद होना चाहिए। देखो बाहर पोटेंशियल जो होता है, अगर इसकी पूरी सरफेस पे चार्ज मान लो क्यू है, पूरी सरफेस पे ये चार्ज फैला हुआ है क्यू, तो जो बाहर का पोटेंशियल होता है बच्चों, शेल तो अंदर से खाली होता है, तो जो बाहर का पोटेंशियल होता है वी, वो होता है के क्यू बटे में आर। आर है इस पॉइंट तक की सेंटर से डिस्टेंस, ये आर यहाँ तक की। ठीक है, फिर अगर हम निकाले इसको सरफेस पे, वी एट सरफेस, तो सरफेस पे के क्यू बटे में कैपिटल आर हो गई इसकी रेडियस। ठीक है बच्चों। और अंदर कहें तो अंदर बच्चों जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही अंदर होता है, के क्यू बटे में आर। अंदर बदलता नहीं है पोटेंशियल, ये याद रखना। उसकी वजह समझो, वजह होती है, ये आपको याद होना चाहिए वैसे, पर फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। पोटेंशियल का मतलब होता है इनफाइनाइट से किसी चार्ज को उठा के लाने में किया गया वर्क। अब देखो होता क्या है, जब हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके चलते, देखो जैसे यहाँ से, देखो यहाँ से ये चले हुए हैं हम चार्ज, तो यहाँ तक हम वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। कैसे मौजूद है सर? क्योंकि देखो जब हम कोई सेल होती है तो सेल का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे होता है, तो सारा चार्ज उसकी सरफेस पे होता है, तो ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहा है उसका सारा बाहर की तरफ इस तरह से निकल रहा है, ऐसे। तो जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके चलेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। हम इस चार्ज को उठा के लाएंगे यहाँ पे, हमें वर्क करना पड़ेगा, तो वही पोटेंशियल है। अब हमें यहाँ तक तो सरफेस तक लाने में तो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इससे सरफेस से बाहर बाहर फील्ड है। अंदर सरफेस के फील्ड होता ही नहीं है, जीरो होता है, चार्ज ही नहीं है अंदर, तो इसलिए अंदर हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। तो जो वर्क हमने सरफेस तक लाके किया वही वर्क अंदर भी होगा, मतलब अंदर कोई एक्स्ट्रा वर्क करना नहीं पड़ा। मान लो हम यहाँ से सरफेस तक आए, सरफेस तक हमने 20 जूल का वर्क कर दिया, तो अंदर तो अब जाने में वर्क करना नहीं पड़ेगा, तो वो 20 का 20 ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो यही काम होता है कि सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है आपका, ये सरफेस का फॉर्मूला है पोटेंशियल का, वही अंदर होता है पोटेंशियल। जो बाहर वर्क है सरफेस तक वही अंदर भी वर्क करेगा, क्योंकि अंदर फील्ड तो है नहीं, तो हमें किसी के अगेंस्ट वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसका पोटेंशियल नहीं बदलता। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई हमें, तो इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल बदल नहीं रहा है। चलो मैं जरा इसको हटा दूँ, आगे बढ़ते हैं कि पोटेंशियल यहाँ पे बदल नहीं रहा, तो अंदर भी इतना ही है। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, सोचो ग्राफ, ये बन गया जी ग्राफ। सेंटर पे कितना पोटेंशियल है, देखो ये के क्यू बटे आर। सेंटर से थोड़ा आगे बढ़ो तब भी इतना ही है, तो सेंटर पे पोटेंशियल यहाँ आ गया, मान लीजिए के क्यू बटे में आर। सेंटर से थोड़ा आगे बढ़े तो भी पोटेंशियल इतना ही है, सेंटर से थोड़ा और आगे बढ़े तो भी पोटेंशियल इतना ही है, सेंटर से थोड़ा और आगे बढ़े तो भी पोटेंशियल इतना ही है। तो ये पोटेंशियल ना कांस्टेंट रहने वाला है, यहाँ तक ऐसे कांस्टेंट रहेगा। कहाँ तक? सरफेस तक। सरफेस तक कांस्टेंट होने के बाद आर, फिर उसके बाद इसका पोटेंशियल घटने लगेगा। देखो इस रिलेशन से v, यहाँ पे देखो आप, तो v प्रोपोर्शनल टू 1/r है, और v प्रोपोर्शनल टू 1/r का ग्राफ बनता है ऐसा। ठीक है, तो v प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये ग्राफ बन गया आपका।
अब इसमें देख लो ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है भाई साहब ए, तो ऑप्शन हो गया हमारा 1। ठीक, तो ये बिल्कुल आसान सा सवाल था, बस ये फॉर्मूला ये ना ये पूरा पूरा फॉर्मूला में याद हो यार। अब तो बहुत आसान सवाल आते हैं जेईई मेन में, ठीक है, ये याद होना चाहिए बस हमें, पूरा का पूरा कंसेप्ट आसानी से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने बोला है ए क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ बाउंडेड वॉल्यूम इज बाउंडेड बाय द surfaces x is equal to 0, x is equal to a, y is equal to 0, y is equal to a, z is equal to 0, z is equal to a। तो भाई एक क्यूबिकल वॉल्यूम है जिसमें ये सारी सरफेस है। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा सर ये सरफेस हैं कैसे कैसे, मैं आपको एक 3D डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, उसमें देखते हैं कैसे है। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया और इधर जेड एक्सिस हो गया। ठीक बच्चों, अब देखो एक्स के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचे, ये खींच दी हमने, फिर इसी तरह से वाई के पैरेलल एक लाइन खींचे, ये खींच दी, और एक क्यूब की शेप बनाए ऐसे। ये थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बढ़िया सा बना दिया तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और घटिया सा बना दिया तो भी कर लेना यार, ठीक है ना। देखो आप करोगे नहीं ना तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। दिक्कत क्या होगी, आप मेरी चाह के भी हेल्प नहीं कर पाओगे, है ना। तो हेल्प करो, सब्सक्राइब करो। चलो क्यूब बना दिया, देखो मैंने कितना सुंदर सा क्यूब बनाया है। अब देखो क्यूबिकल सरफेस में इधर ये एक्स एक्सिस है बच्चा, इधर ये वाई एक्सिस है एंड इधर जेड एक्सिस है। अगर ये कहीं ये एक्स एक्सिस पे जो लेंथ है, यहाँ तो बीच में ये ओरिजिन है 0, इधर x इज इक्वल टू ए पे ए तक है ये, इधर y इज इक्वल टू ए तक है ये y एक्सिस पे, और z एक्सिस पे ये z इज इक्वल टू ए तक है। इस तरीके से बनाया है, देखा। अब इन्होंने बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय, इस रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। पहले तो ये क्यूबिकल वॉल्यूम, एक क्यूब बना दिया, इस क्यूब की जो ये साइड है सारी की सारी इक्वल होंगी, क्यूब है तो सारी की सारी इक्वल होंगे। देखो वो दे भी रखी ए, एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब हुआ ये वाली साइड, एक्स वाली साइड देखो ए है ये वाली साइड। ऐसे ही वाई इज इक्वल टू ए का मतलब हुआ वाई वाली साइड भी ए है, देखो ये भी। और जेड इज इक्वल टू इसका ए का मतलब हुआ जेड वाली साइड भी ए है हमारी, ये वाली साइड ए है सारी की सारी। इसलिए क्या बना है क्यूब। 3D में सोचने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। चलो अब यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है भाई, किधर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है एक्स की डायरेक्शन में, देखो ये लगा हुआ ई बराबर ई नॉट एक्स आई कैप। ज़रा ध्यान दो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई सिंपल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये लगातार चेंज होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ई क्या है, ई है ई नॉट एक्स आई कैप। जैसे जैसे आप एक्स को चेंज करेंगे वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। मतलब आप इसको कह सकते हैं, देखो आप खुद सोचो, यहाँ पे देखो ये ई जो है वो ई नॉट तो चलो कांस्टेंट है, लेकिन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और डायरेक्शन इसकी आई कैप है, मतलब लगा हुआ तो ये एक्स की डायरेक्शन में है पॉजिटिव, और लेकिन एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक्स की जगह मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, अलग अलग वैल्यू रख सकता हूँ, तो सबके लिए ये फील्ड अलग अलग आएगा। मतलब 1 मीटर पे फील्ड अलग होगा, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 2 मीटर पे फील्ड अलग होगा, 3 मीटर पे फील्ड अलग होगा, 4 मीटर पे अलग होगा, हर जगह अलग होगा। मतलब ये फील्ड लगातार चेंज होने वाला फील्ड है। ओके, अब ये वेरिएबल है। ओके चलो, अब ये फील्ड वेरिएबल है तो अब हमें ये भी पता चल गया फील्ड वेरिएबल है, करना क्या है ये सोचो। अब इन्होंने कहा ई नॉट की वैल्यू ये दे रखी है, देखो ये दे रखी, चलो इसको तो बाद में रखेंगे। ए की वैल्यू इसकी साइड लेंथ भी दे रखी है, इसको भी बाद में रखेंगे।
चार्ज कंटेंट इन द क्यूबिकल वॉल्यूम इज, इसके अंदर कितना चार्ज है, मतलब दिया है कि इतना चार्ज है, तो क्यू की वैल्यू बताओ। तो ये चार्ज जो दिया है, देखो इसमें ये क्यू है ना, ये वाला क्यू, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज मौजूद है, पहले तो ये सोचेंगे इसके चार्ज अंदर मौजूद सर कैसे है। अरे भाई यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ होना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, फॉर्मूला भाई साहब यूज़ होना है, फॉर्मूला यूज़ होना है गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। वो क्या कहता है गॉस लॉ? गॉस लॉ कहता है कि ई का इंटीग्रेशन कर दो एरिया के साथ, ई डॉट डी ए, तो वो क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। समझे? देखो क्या होता है ये, अगर ई का इंटीग्रेशन करें किसी क्लोज एरिया के साथ, ये क्लोज एरिया लगाना जरूरी है, क्लोज एरिया के साथ, तो वो ई का इंटीग्रेशन एरिया के साथ जब करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, उसके अंदर बंद चार्ज, क्यू इनसाइड का मतलब है उसके अंदर बंद चार्ज, ठीक है ना, इनसाइड चार्ज, उस एरिया के अंदर अंदर बंद चार्ज, और वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें यही फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बना किस चीज़ का, गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है भाई साहब, और एनसीईआरटी में पूछा गया है कई बार, मतलब एनसीईआरटी में कई बार मैंने बच्चों को कराया है ये, तो कई बार मैं देख चुका हूँ एनसीईआरटी में। चलो अब आप भी देखो, क्वेश्चन करने को मिल गया तो चलो इसको करते हैं। अब हम इधर से इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब चलो एक बात बताओ, इसका जो फील्ड निकल रहा, फिगर पे आओ, फील्ड जो जा रहा है वो किस तरफ जा रहा है, एक्स की डायरेक्शन में, मतलब इसके जितना भी फील्ड जा रहा है इसके अंदर से, अब इसे फील्ड मत बोलो, फ्लक्स बोलो, तो ये जो सारा फ्लक्स जा रहा है ये देखो कैसे जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, ये सारा फ्लक्स जितना भी जा रहा है ये एक्स के पैरेलल जा रहा है। तो एक बात सोचो, चार सरफेस से तो ये निकलेगा ही नहीं, सिर्फ आमने सामने की सरफेस से निकलेगा। एक तो x इज इक्वल टू 0, देखो ये वाली दो सरफेस से निकलेगा, बाकी किसी सरफेस से नहीं निकलेगा। एक तो इधर जो x इज इक्वल टू 0 पे पड़ेगी, और दूसरी सरफेस ये होगी जो x इज इक्वल टू a पर पड़ेंगी। इन्हीं सरफेस से ये देखो पास हो रहा है, इन्हीं से, इन दो से, बाकी किसी से तो पास ही नहीं हो रहा है। बोलो समझ आई बात कि नहीं? तो इन दो सरफेस से पास हो रहा है, तो जहाँ x इज इक्वल टू 0, पहले वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, E1। अब देखो E जो है, E क्या है, ई ध्यान दो, E यहाँ लिख देता हूँ, E है सर E नॉट x, और डायरेक्शन इसकी I, उस I कैप है, तो मतलब x की डायरेक्शन में, ये हमें पता है। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे फील्ड निकालूँ, देखो कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे फील्ड निकाल रहा हूँ मैं इस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ का जो फील्ड होगा E1, क्या वो 0 नहीं होगा? और जब x इज इक्वल टू ए पे पहुँचेंगे, यहाँ जो फील्ड होगा E2, वो कितना होगा, x की जगह 0 कैसे हुआ सर, ये x की जगह 0 रख दो, देखो यहाँ x की जगह 0 रख दो तो E1 0 आ जाएगा, और फिर x की जगह a रख दो तो E2 E नॉट a आ जाएगा। चेक करो, तो इसका मतलब E नॉट तो E1 तो 0 है और E2 E नॉट a है। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि पहले सरफेस से कितना फ्लक्स अंदर गया φ1, और दूसरी सरफेस से कितना फ्लक्स निकला φ2। φ1 तो 0 है क्योंकि फॉर्मूला होता है फाई का E डॉट डी ए या E डॉट ए, ऐसे कह लो। तो E डॉट ए, या इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ तो E कांस्टेंट है इसलिए, वैसे E डॉट डी ए भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख लो और उसका इंटीग्रेशन कर लो। अगर E कांस्टेंट है पूरी सरफेस पे तो इंटीग्रेशन डी ए रह जाएगा, और डी ए का इंटीग्रेशन बच्चों ए होता है। तो E डॉट ए, अब E 0 है तो A तो चाहे कुछ भी हो, φ1 तो 0 आ गया, मतलब पहली सरफेस से जाने वाला फ्लक्स देखो ये 0 है। φ2 निकालो, तो वो भी सर ऐसे ही करेंगे, E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, E कितना है
ई नॉट ए, देखो ये रहा E2, ई नॉट ए, और डॉट डी ए, डॉट, अब देखो बाहर की तरफ ही तो डी ए है और बाहर की तरफ ही E2 है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो cos 0, और उसका इंटीग्रेशन ई डॉट ए, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, ई डॉट डी ए, सॉरी ये ए फालतू लिखा गया, ये डी ए, डी ए। अब ये ई नॉट ए था, ये स्मॉल वाला ए, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सही कर लेते हैं वरना कन्फ्यूज़न रहेगा आपको। ये ई तो हुआ ई नॉट ए और डॉट डी ए और इनटू इनके बीच का एंगल cos 0 डिग्री। अब ई नॉट ए को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन डी ए बचा, cos 0 1 हो गया, ई नॉट ए, डी ए का इंटीग्रेशन बच्चों ए, ये तो पता है ना आपको, अगर स्मॉल डी एक्स है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स आता है, अगर डी वाई है तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वाई आता है, ऐसे डी ए है तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आएगा। तो यहाँ पे डी ए का इंटीग्रेशन ए आ गया बच्चों। लो ये आ गया आपका फ्लक्स φ2। अब इस सरफेस में कितना फ्लक्स अंदर गया आप ये कह सकते हो, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, नेट फ्लक्स वो हो गया φ2 माइनस φ1। देखो पहली सरफेस से कितना फ्लक्स अंदर गया और दूसरी सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकला। देखो पहली ये वाली सरफेस है, इससे फ्लक्स कितना अंदर गया 0, और कितना यहाँ से बाहर निकला, तो नेट फ्लक्स हो गया φ2 माइनस φ1। φ2 की वैल्यू कितनी है, ई नॉट ए इंटू कैपिटल ए माइनस 0। अब जरा कैपिटल ए की वैल्यू भी रख ली जाए। कैपिटल ए कैसे निकालेंगे, ये वाली जो सरफेस है इसका एरिया, देखो ये वाली सरफेस इसका एरिया। अब ये तो सर एक स्क्वायर है, देखो ये स्क्वायर कैसे, ये ए, तो इसका जो एरिया आ गया ए, वो आ गया साइड का स्क्वायर, तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, तो ए की जगह रख दो ई नॉट ए इंटू में ए स्क्वायर, तो ये आगे सॉल्व करके थोड़ा ऊपर को कर लेते हैं, ई नॉट ए क्यूब। ये बच्चों नेट फ्लक्स आ गया इस पूरी क्यूब से एसोसिएटेड। ये जो नेट फ्लक्स है ना, पूरे क्यूब में से जो नेट फ्लक्स निकल रहा है वो ये है, पूरे क्यूब में, क्योंकि 4 सरफेस में तो जा ही नहीं रहा, इन 2 में से जा रहा है, तो ये निकाल लिया हमने। तो नेट फ्लक्स आ गया पूरे क्यूब में से निकलने वाला। अब देखो गॉस ने क्या बताया था, किसी भी बंद सरफेस से जो नेट फ्लक्स निकलता है, मतलब इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, वो किसके बराबर होता है, उसके अंदर बंद चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी ए ये नेट फ्लक्स है, ये क्या है, नेट फ्लक्स फाई, ये है फाई नेट फ्लक्स, क्योंकि ये देखो ई डॉट डी ए करके ही निकाला हमने ये नेट फ्लक्स। देखो सारे के सारे स्टेप्स देखो, ई डॉट डी ए करके हमने नेट फ्लक्स निकाल लिया। इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई सर ई नॉट ए, तो इसकी जगह उठा के देखो ये रखने जा रहा हूँ, ई नॉट ए क्यूब बराबर क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। लो अब यहाँ से क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन नॉट की इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ई नॉट ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू इनसाइड आ गया बच्चों। क्यू इनसाइड ई नॉट, जरा ई नॉट क्या कितना दे रखा था, 4 इंटू, ऊपर देखो ऊपर है 4 इंटू 10 की पावर 4, ओके, ए क्यूब तो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर को लिख लो 2 इंटू 10 की पावर -3 का क्यूब, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है बच्चों 9 इंटू 10 की पावर -12। चेक करो जरा यही दे रखी है कि नहीं। यहाँ से 4 इंटू 2 का क्यूब करेंगे तो 8 इंटू में 9 और इंटू में 10 की पावर करेंगे तो 4 और -9, 4 -9 12, ये कितनी आ जाएगी आपकी, नहीं ये -2 था, ये 6 आएगी, -6 और +6 -12 -10 14 आ गई, -14, देखो यहाँ पे -14 ही है ये। चलो ठीक है,
क्यू की वैल्यू आई, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गई 288, ठीक है ना। 288 इंटू 10⁻⁻4 कूलम ये चार्ज होगा। तो भाई साहब आपका आंसर क्या हुआ, Q इंटू 10⁻14, तो Q की वैल्यू क्या आई हमारी 288। देखो यही हमारा आंसर दिया है एनटीए ने। तो बिल्कुल आसान सवाल था, थोड़ा सा मैंने पूरे तरीके से डिस्क्राइब करके फॉर्मूले सहित आपको बताया है। ऐसे टेंशन नहीं लेनी है कि ये सर बड़ा क्वेश्चन है, या ऐसा नहीं है। वहाँ कौन सा आपको समझाना है किसी को, यहाँ कितना है यहाँ कितना है। वहाँ पे जितना मैं यहाँ टाइम लगा रहा हूँ उससे मतलब ये समझ लीजिए उससे बहुत कम टाइम लगना, वहाँ आपको किसी को समझाना नहीं है। चलो अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं बच्चों। तो देखो इसमें क्या है, लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ टू इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट। देखो दो शीट है, ये आपको दिखाई भी दे रही, एक शीट ये हो गई, एक शीट ये हो गई। दोनों पे फिगर से पता चल रहा है कि दोनों पे चार्ज जो है, चार्ज डेंसिटी वो देखो सिग्मा प्लस सिग्मा दे रखी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3 डिफरेंट रीजन, फर्स्ट पहले रीजन, सेकंड प्लेट्स के बीच में, और फिर इस तरफ 3 पॉइंट पे हमें अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है यहाँ, तो पहले फॉर्मूले की बात करें इस क्वेश्चन के अंदर। फॉर्मूला देखो ये यूज़ हो रहा है बच्चा कि मान लो अगर हमारे पास कोई शीट है जिस पे चार्ज है, मतलब इस पे पूरी पे चार्ज फैला हुआ है, तो इससे थोड़ी डिस्टेंस पे इसके आसपास थिन शीट होती है, तो इससे दोनों तरफ फील्ड निकलता है। इधर भी देखोगे तो फील्ड निकल रहा होगा लेफ्ट साइड में, और इधर देखोगे तो फील्ड निकल रहा होगा राइट साइड में। और इस फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बच्चों। ये याद रखना, इधर भी यही होती है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कोई शीट है, थिन शीट है, थिन शीट समझते हो ना, एकदम पतली सी शीट, जैसे आपका कॉपी का पेपर पेपर समझ लो बस, है ना, वो पतली सी शीट है। तो उस पर अगर चार्ज फैला होगा तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें निकल रही होंगी दोनों तरफ, इधर भी लाइनें निकल रही होंगी ऐसे, और इधर भी लाइनें निकल रही होंगी। तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है ना वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह एक जैसा। तो वो उस यूनिफॉर्म फील्ड की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। देखो अब कैसे यूज़ करेंगे इसको देखो ज़रा ध्यान से। मान लो आपको ये दो शीट दे रखी है ऐसे, मैंने शीट बना ली, ठीक है, थोड़ी तिरछी सी बन गई यार, बढ़िया सी बना दूँ, बढ़िया सी बना के, हाँ ऐसी पैरेलल है, ये शीट हो गई। देखो इस पे भी चार्ज है प्लस, और इस पे भी चार्ज है प्लस। दोनों पे जो चार्ज है उसकी जो डेंसिटी दी है, इसकी भी प्लस सिग्मा, इसकी भी प्लस सिग्मा। अच्छा देखो चार्ज में और चार्ज डेंसिटी में फ़र्क होता है। चार्ज को तो क्यू कहते हैं, लेकिन अगर उसे एरिया से डिवाइड कर दें तो वो बन जाती है चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो एरिया किसका, जैसे इस शीट पे आपने पूरी पे चार्ज फैलाया, तो इस शीट का जो एरिया है ए, उससे डिवाइड कर दो आप इसको। तो अगर चार्ज को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वो उसको कहेंगे चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, यहाँ चार्ज है इस पे पूरी पे फैला हुआ, चार्ज डेंसिटी, इस पे भी चार्ज फैला हुआ है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दोनों पे सिग्मा दे रखी है। अब 3 पॉइंट है, एक यहाँ ले लो ए, एक यहाँ बीच में ले लो बी, एक यहाँ ले लो सी। इन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख रखा है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ए पे निकालो। देखो आपको पता होना चाहिए प्लस चार्ज में से फील्ड की लाइनें निकलती हैं। तो देखो यहाँ से प्लस चार्ज से निकलनी शुरू हुई इस तरफ, देखो लेफ्ट की तरफ, और ऐसे निकल के जा रही है। प्लस चार्ज में से फील्ड की लाइनें निकल के जा रही हैं। तो पहली शीट की वजह से जो फील्ड की लाइनें हैं वो बाहर निकल रही हैं, तो इस तरफ होगा इस पे फील्ड कितना, चलो वो भी बता देते हैं आपको, कितना बता तो दिया ही, वो होगा सर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। जो ये वाली है, ये वाली शीट देखो, ये वाली मैं जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ,
ये भी तो प्लस की शीट है सर, इसमें से भी तो देखो ऐसे फील्ड की लाइन निकल रही होगी लेफ्ट की तरफ, ऐसे फील्ड की लाइन निकल रही होगी, तो इस पे भी इसी तरफ होगा फील्ड, इसका भी इतना ही होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इधर का दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ, तो दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगे तो टोटल फील्ड आ जाएगा ए का। तो ए पॉइंट पर टोटल फील्ड कितना हो गया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है ना, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं तो वो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे उनके मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। लो, ए का फील्ड आ गया। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ए का जो फील्ड दे रखा है वो डायरेक्शन के साथ दे रखा है भाई साहब। तो डायरेक्शन अगर इधर की डायरेक्शन अगर आप प्लस एन कैप लोगे तो इधर की डायरेक्शन हो जाएगी माइनस एन कैप। देखो लेफ्ट डायरेक्शन, तो इसमें माइनस एन कैप से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको डायरेक्शन के साथ लेना है तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट और माइनस एन कैप से कर दी मल्टीप्लाई। लो जी, ई ए की वैल्यू आ गई। ऑप्शन ढूंढो, ई ए या ई वन कह लो। तो सर ए की ऑप्शन है जिसमें ये आ रहा है डी। देखो काम तो इससे ही हो गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। लेकिन फिर भी चलो, हमारे पास यहाँ तो टाइम है, वहाँ कुछ भी करके मत देखना, इसके बाद एकदम से आंसर लगा देना। लेकिन यहाँ तो टाइम है, यहाँ तो मैं पूरी बात बता देता हूँ आपको। अब बी पॉइंट पर आओ। बी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो देखो इस शीट में से, जो ये लेफ्ट वाली शीट है, इसमें से फील्ड बाहर निकल रहा होगा क्योंकि प्लस वाली में से फील्ड बाहर निकल, तो देखो ऐसे निकल के जा रहा है फील्ड, जैसे मेरा एरो जा रहा है इस तरफ गया सर। तो लेफ्ट वाली शीट में से फील्ड राइट की तरफ जा रहा है, कितना, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो राइट वाली शीट है उसमें से फील्ड लेफ्ट की तरफ जा रहा है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ई बी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 0। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो बी पर नेट फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। चलो ऐसे ही सी पे देखोगे तो ये जो पहली वाली शीट है इससे फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ, इस तरफ, कितना, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो दूसरी शीट है इससे भी देखो फील्ड ऐसे निकल के जा रहा है, तो इससे भी इसी तरफ जा रहा है, बट सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल ई सी कितना हो गया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फील्ड हो गया बच्चों सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसकी डायरेक्शन 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 किस तरफ है, प्लस एन कैप की तरफ। प्लस एन कैप लगाओ और अपना आंसर पाओ। लो जी, ये हो गया। ठीक है, बोर नहीं होना है, चलते जाना है, क्वेश्चंस करते जाना है। क्वेश्चन अपने आप से पहले ट्राई किया करो, ना हो तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाया करो। ठीक है, पहले अपने आप से ट्राई करो। ऑप्शन कौन सा बन गया हमारा बच्चों, डी। यही ऑप्शन हमको दिया हुआ भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, सॉरी 19 पे आते हैं। तो इस सवाल में दिया है 2 इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2a। दो इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हैं जो कि एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर सेपरेट है। देखो, दो पॉजिटिव चार्ज बनाने जा रहा हूँ, फिगर अच्छी बने ना तो यार तुम बस पेपर को फोड़ दोगे। अच्छी बनने से मतलब यह है एकदम क्लियर कि हम पता चले कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं बढ़िया तरीके से फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसीलिए। लो, ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक दूसरे से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। ठीक, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग, इनको मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल सेंटर सेंटर से, दोनों को मिलाने वाली लाइन के सेंटर से इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन किसको कहते हैं, इस इन दोनों के मिलाने वाली जो लाइन है उसको बिल्कुल बीचों बीच से जो काटेगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने यहाँ से खींच दिया। बढ़िया सा नहीं लग रहा है। चलो बीच से मेरे को बनाते हैं इसको, यहाँ को सर, ये हो गया जी सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है,
ये तो अच्छा लग रहा। अब इन्होंने कहा कि बिल्कुल बीचों बीच में है, तो देखो इन दोनों चार्जेस के बीच की ये भी पॉजिटिव चार्ज है प्लस, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये भी कहा है कि दोनों सेम है, इक्वल है, तो ये भी क्यू, ये भी क्यू। अब ये इनको मिलाने वाली लाइन की लेंथ कितनी है, 2 है, और ये बीच से गया तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए हो गई। देखो यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से और इस चार्ज तक। ऐसे ही सेंटर से इस चार्ज तक भी ए हो गई ये लेंथ। चलो, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है यहाँ पे, देखो भाई साहब क्यू नॉट। चलो जी, ये रखा है हमारा क्यू नॉट। अब इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा, उसकी कितना दूर मैक्सिमम होगा, ये यहाँ से सेंटर से, ये जो सेंटर है देखो, कलर चेंज करके देखो, ये इस सेंटर से और आर डिस्टेंस पे जाके यहाँ ये चार्ज रखा है। तो इस पे जो फोर्स होगा इस चार्ज पे लगने वाला वो मैक्सिमम है। तो आर की वैल्यू बतानी है। आर की वैल्यू ये बेसिकली ये दे रखी है आपको, ये आर की वैल्यू है, कितनी दूर जाके ये इस पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। अब उसमें ये एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। चलो बताते हैं। पहले ये देखो, इस पे जो फोर्स लग रहा है क्यू नोट पे, वो किसकी वजह से लग रहा है। एक तो सर इस प्लस चार्ज की वजह से लग रहा है, ठीक है। किस तरफ, लाइन से बाहर की तरफ, क्योंकि हमें पता है हमेशा जो फोर्स लगता है प्लस और प्लस के बीच में रिपल्शन लगता है। तो क्यू इस क्यू नोट को बाहर की तरफ, देखो बाहर की तरफ रिपेल करेगा। ऐसे ही ये क्यू, ये भी इस क्यू नोट को बाहर की तरफ रिपेल करेगा इसी डायरेक्शन में, ऐसे। लो जी, ये कर दिया इसने बाहर की तरफ रिपेल। अच्छा देखो, दोनों तरफ से फोर्स बराबर होगा कि नहीं, पहले ये जान लो। वजह, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल हैं, ये डिस्टेंस भी इक्वल हैं। देखो ये दोनों तरफ से ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, पाइथागोरस से निकाल लो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी। ऐसे ही इसे भी पाइथागोरस से निकाल लो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब जब डिस्टेंस इक्वल है, चार्ज दोनों इक्वल हैं, तो इनके बीच में लगने वाले रिपल्शन भी इक्वल आए। अब इस रिपल्शन को हम क्या करते हैं, इस एंगल को थीटा मानने वाले हैं। देखो इसे मैं थीटा मान लेता हूँ, ये रहा थीटा, इधर भी थीटा हो जाएगा फिर ये। और इस एफ के दो कंपोनेंट करने जा रहा हूँ। कैसे, इस एफ के दो कंपोनेंट, यहाँ थीटा होगा, ये सामने थीटा होगा। तो आप जब भी किसी वेक्टर के कंपोनेंट करते हो तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है बच्चों। ऐसे ही इसमें नीचे वाले एफ के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ हो जाएगा ये एफ साइन थीटा। अब इस क्यू नोट चार्ज पे जो नेट फोर्स आएगा वो खुद सोच के बताओ कितना आएगा। ये एफ साइन थीटा और एफ साइन थीटा तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे से। तो इस पे जो नेट फोर्स आया एफ नेट, वो आ गया सर 2f कॉस थीटा। देखो ये जो f कॉस थीटा ऐड हुए थे, ये क्यू नोट चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स है। चलो एफ नेट के बाद टू एफ की वैल्यू रख दो। एफ किस किस के बीच का फोर्स था, क्यू के और क्यू नोट के, और डिस्टेंस कितनी थी इनके बीच में, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे ऊपर निकाल के लिख देता हूँ। देखो मैं यहाँ एफ बराबर के हो गया 1/4πε0, Q1 Q2 तो Q इंटू क्यू नोट, और बटे इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके आ गया एफ के क्यू नोट और बटे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट हट गया स्क्वायर से, इंटू कॉस थीटा की भी वैल्यू लिख लो। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, देखो इस ट्राइंगल को देखो जरा यहाँ ध्यान से, मैं पॉइंटर जहाँ चला रहा हूँ, इस ट्राइंगल का बेस तो हो गया ये आर, और हाइपोटेनियस हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फोर्स आ गया नेट एफ बराबर 2k क्यू नोट आर और बटे में
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 बच्चों, ये आ गया। समझ में आ रहा है इतना? अब ये फोर्स आया किस पे? ये क्यू नॉट जो ये चार्ज यहाँ रखा है, इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये दो चार्ज इससे रखे हैं क्यू, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, इनकी वजह से इस क्यू नॉट पर लगने वाला चार्ज फोर्स है ये। अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, हमें ये निकालना है, ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा। तो इस फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलस, इसका करेंगे डिफरेंशियल। किसी को भी मैक्सिमम करना हो ये मेथड लगाना होता है आपको। हम यहाँ पे करेंगे इसका डिफरेंशियल, चलो करो, df/dr, चलो करते हैं। जब हम इसका डिफरेंशियल करने जाएंगे d/dr, तो k 2k क्यू नॉट r और बटे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो हम डिफरेंशियल में से कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, 2k क्यू नॉट तो कांस्टेंट बाहर आ गए। अंदर बचा डिफरेंशियल d/dr। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, ठीक है, इस वजह से बार बार खांसी आ रही है। पर यार तुम्हें तो पढ़ना है, कौन सा मेरा गला चेक करना है, तो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। चलो अब ये d/dr इसका डिफरेंशियल करना अंदर वाले का। अब देखो जब दो क्वांटिटी अपॉन में होती हैं तो उनका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, तो सर पहले तो नीचे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं। तो नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, उसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर में 2 से ये 2 कट जाएगी, पावर कट जाएगी, ठीक है। फिर नीचे वाली क्वांटिटी को रख दो जो का तू, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 को जो का तू, और ऊपर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशियल। अब आर का डिफरेंशियल करेंगे आर के रेस्पेक्ट में। अरे भाई एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1 आता है, ऐसे ही आर का डिफरेंशियल आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका आ गया भाई साहब 1। फिर लगाओ माइनस डिफरेंशियल करने के बाद। अब यहाँ से पहले ऊपर वाले नीचे वाली क्वांटिटी का स्क्वायर किया, नीचे वाली क्वांटिटी को ऊपर एज इट इज़ रख के ऊपर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशियल कर दिया। अब ऊपर वाली क्वांटिटी को रखो एज इट इज़, आर को रखा एज इट इज़, देखो ये आर है ना जो, इसको एज इट इज़, और नीचे वाली क्वांटिटी का डिफरेंशियल। नीचे कौन था, ये डिनोमिनेटर में ये था पूरा। अब इसे चेन रूल से करना पड़ेगा, इसको पूरे को आर मान लो, तो आर स्क्वायर, आर मानेंगे तो आर की पावर 3/2, पावर सामने आ गई 3/2, और ये बन गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, तो 1/2 बची। डिफरेंशियल करना आना चाहिए भाई, वीडियो देख लेना वरना मेरी। अब ये डिफरेंशियल कर दिया आपने। अब चेन रूल लगाने से क्या होगा कि जिसको आपने आर माना था उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r, और एक ए स्क्वायर का डिफरेंशियल 0। तो बस ये डिफरेंशियल आ गया। यहाँ से देखो डिफरेंशियल करना जरूर आना चाहिए आपसे। अब यहाँ से क्या हुआ सर, यहाँ से जब डिफरेंशियल कर दिया तो अब डिफरेंशियल को 0 के बराबर रखना होता है, तो इसको पूरे को 0 के बराबर रख दिया। यहाँ पे देखो ये 0 के बराबर रख दिया पूरा डिफरेंशियल। उससे क्या होगा, ये सब 0 के बराबर, देखो ये 0 में पहुँच जाएगा यहाँ, ये भी 0 के नीचे पहुँच जाएगा, यहाँ सब खत्म हो जाएगा। ये बचेगा यहाँ से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इस 2 से ये 2 कट गया, प्लस आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया, 3r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 और बराबर में 0। अब एक काम कीजिए, यहाँ से इसको इधर ले, देखो ये यहाँ माइनस था, ये मैंने प्लस कर दिया, इसको हटाता हूँ, यहाँ पे बच्चा माइनस है। अब ये इधर जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू में 3r स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। देखो अब ये इससे 1/2 पावर कट जाएगी इससे,
तो यहाँ बस 1 पावर बचेगी, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 बची बस, इधर 3r²। इसे इधर ले जाओ बच्चों, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3r² माइनस r²। तो ए स्क्वायर बराबर बच्चों आ गया ये 2r²। तो r² की वैल्यू a²/2, तो r बराबर आ गया अंडर रूट में a²/2। तो r बराबर आ गया बच्चों a² का अंडर रूट a और 2 का अंडर रूट 2। लो जी, ये हमारा आंसर हो गया। होए कॉन्ग्रेचुलेशन, एक क्वेश्चन कर लिया हमने। चलो देखते हैं क्या है ये। इसमें दिया था कि इस डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो a/√x। अगर इसका कंपेयर कराओगे a/√x के साथ, तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, r की वैल्यू इन्होंने दी है a/√x और हमारी आई है a/√2। तो देखो x की जगह क्या आया है 2। अरे x में यहाँ मतलब रूट में यहाँ x है और यहाँ रूट में 2 है, तो x की जगह क्या यूज़ हो रखा है 2, तो x का वैल्यू आ गया 2। यही हमारा आंसर बच्चा, ये रहा आंसर देखो। ठीक है, तो आसान सवाल था यार, कुछ नहीं है, सब बच्चे सवाल है। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो ना, अगर आपको ये लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा धीरे धीरे बता रहे हो आप, तो सारे एक एक स्टेप जिसको आता है ना यार, वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करो। मैं तो सब तरीके के बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है यार, सीधा सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ इसके लिए जो आपको याद रखना है। लो जी, फॉर्मूला है इसके लिए। हमारे पास अगर कोई स्फेरिकल शेल होता है, देखो ये रहा स्फेरिकल शेल। क्या होता है यार स्फेरिकल शेल? ये कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें स्फेरिकल शेल ही नहीं पता होगा, तो भाई पता करो, आखिर हम किस लिए बैठे हैं। स्फेरिकल शेल का मतलब होता है खोखला, अंदर से खाली, सिर्फ साइड साइड में उसके मास होता है। तो स्फेरिकल शेल जैसे बैलून एकदम स्फीयर शेप का हो, जैसे बॉल, प्लास्टिक वाली बॉल आती है अंदर से खाली, वो है ये, ऐसे समझ लो। चलो वो तो स्फेरिकल शेल तो समझ में आ गया आपको। अब इस पे अगर पूरे पे चार्ज फैला हुआ है, देखो ऐसे इस पे चार्ज फैला हुआ है भाई, ओके बच्चा पार्टी, ये चार्ज फैला हुआ है इस पे। अब ये चार्ज फैला हुआ है, ठीक, तो इसकी वजह से बाहर पोटेंशियल होगा आर डिस्टेंस पे। याद रखना है ये फॉर्मूला कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, KQ/R। सरफेस पे कितना होगा V@ सर, ये तो आउटसाइड हो गया। फिर सरफेस पे कितना होगा, तो KQ/R। कैपिटल आर हो गई इसकी रेडियस, सरफेस पे होगा इतना। अंदर कितना होगा, इनसाइड, इनसाइड अंदर कितना होगा V इनसाइड। तो भाई साहब जितना सरफेस पे होगा इतना ही अंदर होगा, याद रखना, क्योंकि अंदर कोई चार्ज तो है नहीं। चार्ज होता तो पोटेंशियल बदलता, अगर चार्ज नहीं होता तो पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है वही अंदर होता है। तो अंदर कितना होगा KQ/R जो सरफेस पे। तो अब अगर इसका वेरिएशन बनाए, इसका ग्राफ बनाए, तो सोचो ग्राफ कैसे बनेगा। लो ग्राफ भी बना देते हैं, बढ़िया सा ग्राफ बना देते हैं। अरे यार बना नहीं अच्छा सा है, बन नहीं रहा। चलो अलग अलग करके बनाते हैं, ऐसे तो बनेगा। लो जी, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब सोचो सेंटर पे कितना है, जितना सरफेस पे है, तो सरफेस पे है KQ/R। सेंटर से थोड़ा आगे बढ़े यहाँ पे, तो भी इतना ही है,
सेंटर से थोड़ा और आगे बढ़े तो भी इतना ही है, सरफेस तक इतना ही रहेगा ये। तो सरफेस तक देखो इसका पोटेंशियल ना तो बढ़ रहा ना घट रहा। कलर चेंज, ये येलो देखो, इसका पोटेंशियल ना तो बढ़ रहा ना घट रहा, यहाँ तक तो सेम है। सरफेस तक सेम है ये सरफेस आ गई। जीरो से लेके देखो, जीरो से लेके यहाँ पे भी इतना ही पोटेंशियल, थोड़ा आगे इतना, उससे आगे थोड़ा उतना ही, उतना ही, उतना ही, उतना ही, उतना ही, सरफेस तक उतना ही। फिर उसके बाद जैसे ही हम सरफेस से बाहर निकले तो देखो आउटसाइड का पोटेंशियल इस रिलेशन से मिलेगा। तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा कि बाहर का पोटेंशियल 1/r के प्रोपोर्शनल है। 1/r के प्रोपोर्शनल मतलब r बढ़ता जाएगा तो v घटता जाएगा। एक चीज़ याद कर लो यार, अगर a प्रोपोर्शनल टू 1/b है तो a और b के बीच का जो ग्राफ बनेगा ना वो ऐसा बनता है। तो बस ऐसे ही इसका ग्राफ इस तरह से बन गया आपका, ये बन गया v प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो देखो जीरो से लेके r तक तो इसका पोटेंशियल सेम रहा, कांस्टेंट रहा, और फिर सरफेस पे पहुंचने के बाद इसका पोटेंशियल लगातार गिर रहा है, गिर रहा है। मतलब जैसे हम इससे बाहर निकलते जा रहे हैं, मतलब इस स्फेरिकल शेल से दूर होते जा रहे हैं, इसका पोटेंशियल लगातार गिर रहा है। तो ये पोटेंशियल गिर रहा है। ऑप्शन सी नज़र आ रहा है मेरे को, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल आसान सा सवाल था जेईई मेन 2023 का। ठीक बच्चों, चलो फिर मिलते हैं।